चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिसीज है, ये कोई एक डिसीज नहीं है, ये चार पांच डिसीज का कॉम्बिनेशन है। क्या है? चार पांच डिसीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जैसे क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस। ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस में क्या हो रहा है कि भाई जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या हो रही हैं आपकी? ब्रोंक्यूल्स का जो पैसेज है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फिर आपका आ जाता है जैसे इसमें एम्फेसीमा। क्या आ जाता है? एम्फेसीमा। एम्फेसीमा में क्या होता है कि भाई जो आपकी एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई क्या हो जाती हैं? परमानेंटली डायलेट हो जाती हैं। और अगर हम देखें इसमें तो और कौन सा आ जाता है आपका? ब्रोंके ब्रोंकाई एक्टिसिस। क्या आ जाता है? ब्रोंकाई एक्टिसिस। ब्रोंकाई एक्टिसिस में क्या होता है? परमानेंटली डायलेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी लॉस हो जाती है। और चौथा आ जाता है आपका ब्रोंकाइल अस्थमा। ये चार जो डिसीज हैं ये मिलकर बनाती हैं किसको? सीओपीडी को। किसको बनाती हैं? सीओपीडी को। अब सीओपीडी एक्चुअल में क्या है? जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले समझना चाहें क्रोनिक ब्रोंकेटाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकेटाइटिस को अगर हम समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? ट्रेकिया वाला पार्ट है, ये लंग्स के लिए गया है ब्रोंकाई। ठीक है, ये आपके लंग्स हैं। क्या हैं? लंग्स हैं। अब ये आपके क्या हैं? ब्रोंकाइस हैं। ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और लास्ट में आपकी क्या अटैच होंगी इसमें? क्या अटैच होंगी यहाँ पे? एल्वुलाई अटैच होंगी। क्या होंगी? एल्वुलाई अटैच होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें तो भाई कोई भी एयर जो है वो अंदर आएगी और अंदर आके कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से जाके कहाँ तक जाएगी आपकी? एल्वुलाई तक। कहाँ तक जाएगी? एल्वुलाई तक। और एल्वुलाई के यहाँ पे क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, एक्सचेंज का काम करती हैं। किसकी? गैसेस के एक्सचेंज का। अगर अगर हम बात कर रहे हैं क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस की, मतलब ये जो ब्रोंकाई हैं, ये जो ब्रोंकाई हैं, इस ब्रोंकाई में बहुत समय से क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसी के कारण भी हो सकता है, जैसे आप स्मोक कर रहे हो, कोई पॉल्यूशन है ना, कोई डस्ट पार्टिकल्स है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा, जो आपका म्यूकस है, जो ब्रोंकाइल्स में म्यूकस सीक्रेट होता है, वो म्यूकस का ओवर सीक्रेशन हो रहा हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या फिर आपका जो ब्रोंकाई है वो क्या हो गई हो? इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। दूसरा एम्फिसेमा। एम्फिसेमा क्या होता है कि भाई जो आपकी ये क्या है? आपकी एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या हो जाए? आपकी एल्वुलाई की कॉन्ट्रेक्टिलिटी लॉस हो जाए और ये डायलेट हो जाए। क्या हो जाए? डायलेट हो जाए, वापस से कॉन्स्ट्रक्ट ना हो पाए और इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी लॉस हो जाए। तीसरा क्या है आपका? ब्रोंकाई एक्टिसिस। ब्रोंकाई एक्टिसिस में क्या होता है कि भाई पहले में क्या हो रहा है? क्रोनिक ब्रोंकेटाइटिस में क्या हो रहा था कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, किसी आपके इन्फेक्शन की वजह से, है ना, किसी पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तो वहां पे क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ था। लेकिन उन इन्फ्लामेशन, जब बहुत टाइम तक वो इन्फ्लामेशन रहा तो उसकी वजह से क्या हो गई? जो वहां की सेल्स है वो रप्चर होने लगी। तो वो क्या हो जाएंगी? परमानेंटली डायलेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परमानेंटली डायलेट हो जाएंगी। वापस से वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लॉस कर देंगी, वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ब्रोंके एक्टेसिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई एक्टेसिस। और तीसरा आपका अस्थमा। अस्थमा को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अस्थमा क्या? किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस दिखाने लगे तो उसको क्या कहते हैं? हम अस्थमा कहते हैं। अब हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो
ऑफ एयर थ्रू एयरवेज एंड आउट ऑफ द लंग्स। क्या बोल रहा है? एंड आउट ऑफ द लंग्स। भाई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर, एयर में कोई जो फ्लो हो रहा है उसमें क्या आ रहा है आपका? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये कि भाई आउट ऑफ द लंग, लंग से जो बाहर जा रही है एयर, उसमें क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। विच इज प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। ये क्या है कि अगर ये और ज्यादा समय तक रहेगा तो ये बढ़ेगा। और क्या दूसरा बोला गया है कि ये क्या है? इरिवर्सिबल। जैसे हमने अस्थमा के केस में देखा था कि अस्थमा में, अस्थमा के पेशेंट को हम जैसे ही ड्रग देते हैं, जैसे ही मेडिसिन देते हैं, जैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसकी जो लंग्स की कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है, तो वो रिवर्सिबल में आता है। लेकिन इसमें ये किस में आता है? इरिवर्सिबल में। इसमें हम मेडिकेशन भी देंगे लेकिन ये जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो ये इरिवर्सिबल कैटेगरी में आता है। ठीक। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके, कि ये डिसीजेस हैं क्या और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है हमारा क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो ये क्रोनिक का मतलब क्या? लंबे समय से। ब्रोंकिटाइटिस मतलब ब्रोंकाइल में क्या है भाई? ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से है? या तो कोई आपका पॉल्यूशन की वजह से है, कोई आप केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका वहां आप केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, डस्ट की वजह से, या आप स्मोक कर रहे हैं लंबे समय से, उसकी वजह से क्या कॉज हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका क्या? परसिस्ट फॉर एट लीस्ट 3 consecutive month इन एट लीस्ट 2 consecutive year। मतलब मंथ, महीनों में काउंट किया जा रहा है कि 2-3 मंथ या फिर ईयर से ये ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्या बोला जाता है? क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस। ईटियोलॉजी को अगर हम समझें, ईटियोलॉजी क्या है कि भाई किसके कारण हुआ है, तो भाई सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूटेंट, ठीक है, आपका जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके कारण क्या हो सकता है? आपका क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस हो सकता है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस, इट मींस कि अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि भाई ये आखिरकार किस तरीके से कॉज करता है, स्टेप बाय स्टेप देखें, तो पहला क्या है कि भाई कोई आपका पर्सन है जो क्या कर रहा है? सिगरेट स्मोक कर रहा है, ठीक है, या फिर एयर पॉल्यूशन में ज्यादा रह रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जैसे ही ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे 3 आपके जो केमिकल हैं वो रिलीज होंगे। एक तो आपका हिस्टामिन रिलीज होगा, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। ये जब रिलीज होंगे तो ये क्या कर देंगे? जो आपकी ब्रोंकाई की बॉल है, तो ब्रोंकाई जो कैपिलरी है, जो बॉल है, उसकी क्या परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देंगे? परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो भाई आपकी जो ब्रोंकाई की अगर परमेबिलिटी बढ़ी तो बाहर का फ्लूइड और अंदर का फ्लूइड आने जाने के लिए ज्यादा रास्ता हो गया है, तो अब बाहर का फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडीमा। जब वहां पे बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एडीमा। एडिमा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पे इकट्ठा होने लगेगा। देन क्या होगा? यहाँ पे हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। जब म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ेगा तो परसिस्टेंट कफ, जो पेशेंट होगा उसमें कफ बार बार होगा। क्या होगा उसमें? कफ बार बार होगा। ठीक ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है भाई? लंग्स की कंडीशन है। क्या है? लंग्स की कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें आपको नॉर्मल दिख रहा है और आपका ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है। किसका? क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस का। क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस का ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, तो आप दोनों में देखिए, ये आपकी ब्रोंकाई है, ये नॉर्मल में देखिए आप, जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो जाने का कितना इसमें गैप है ना, जगह है। लेकिन जब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन या क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूकस भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ और क्या हो रहा है? जो मसल्स हैं, मसल्स भी थिक होती जा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है
और जो पैसेज है, जो रास्ता है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे, ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, और जो हमारा एल्वोलाई में CO2 आया है वो बाहर एक्सेल नहीं कर पाएंगे, और जो हम माउथ से गैसेस ले रहे हैं वो एल्वोलाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, तो इसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट परसिस्टेंट कफ, वही कफ आता रहेगा पेशेंट को। दूसरा है हाइपर कैपनिया, हाइपर कैपनिया या इसी को क्या बोला जाता है, हाइपर कार्बिया। हाइपर कार्बिया मतलब भाई आपके जो ब्रोंकाई है उसमें क्या ट्रैप होके रह जाएगा, आपका CO2 ट्रैप होके रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होके रह जाएगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी लंग्स की मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तीसरा सिनोसिस सर्व केसेस, सिनोसिस देखने को मिल जाएगा, सिनोसिस सर्व से पेशेंट सर्व करेगा। सिनोसिस का मतलब कि भाई वहां पे CO2 प्रेजेंट है और उस CO2 की वजह से अलग सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तीसरा आपका डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब आप जो सांस ले रहे हैं उसमें शॉर्टनेस आ जाएगी, ब्रीद आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, बार बार सांस ले रहे हो आप, ठीक है, तो ये कंडीशंस बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पेशेंट सफर ऑफ दिस डिसीज में बी कॉल्ड एज ब्लू ब्लस्टर। अगर भाई कोई क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस से सफर कर रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लू ब्लस्टर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, उसका रीजन भाई ब्लू इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सिनोसिस के कारण जब वहां पे बहुत ज्यादा CO2 इकट्ठा हो रही है, तो सिनोसिस की प्रोसेस या सिनोसिस कॉज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लू ब्लू स्किन होने लगती है, ठीक है। दूसरा ब्लस्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई जो CO2 है वो एक्सेल नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ट्रैप्ड हो गई है, इसलिए उसको ब्लस्टर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आता है कोर कॉलनेल पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल आता है। कोर पल्मोनेल की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि भाई जो आपके लंग्स हैं, लंग्स में आपका हाइपरटेंशन, जो आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशंस होती है, उसमें फ्लो बहुत ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशंस होती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है, जो राइट वेंट्रिकल्स है, तो उसका वर्कलोड बढ़ जाता है ना, उसका वर्कलोड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपका जो राइट लंग्स है वो कोलैप्स हो सकता है और हार्ट फेल्योर हो सकता है, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ेगा। तीसरा डेथ ड्यू टू फर्दर इम्पेयरमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी, कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आगे फिर से इम्पेयरमेंट हुआ आपके रेस्पिरेशन फंक्शंस में तो उससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। एम्फिशीमा, एम्फिशीमा क्या होता है, यूजुअली एग्जिस्ट विथ क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस, भाई क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि भाई जब आपका मान लीजिए क्रोनिक ब्रोंकिटाइटिस हुआ, आपकी ब्रोंक्यूल्स में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई से निकल के एयर गई, लेकिन वो कहाँ तक गई, आपके ब्रोंकाई तक गई, बाहर माउथ तक नहीं गई, बाहर एक्सेल नहीं हुई। तो ब्रोंकाई और आपके ब्रोंक्यूल और आपके एल्वुलाई के बीच में ही एयर ट्रैप्ड हुई है। जब ये एयर इकट्ठी होती जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से आ रहा है वो इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या होते जाएगी, जो आपकी ब्रोंकाई है वो क्या होती जाएगी, स्वेल होती जाएगी, डायलेट होती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये परमानेंट डायलेट हो जाएगी, और उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्फिशेमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एम्फिशेमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सिम्टम्स बताए गए हैं, डिस्पीनिया है ना, और आपका कफ का प्रोडक्शन, समटाइम्स फीवर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कोर पल्मोनेट से हार्ट अटैक कैसे आता है, ये थोड़ी सी एक स्टेप समझाया गया है, आप थोड़ा सा समझिएगा इसको।
एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन ल्यूमेन, भाई जो आपका ब्रोंकाई है उसमें क्या हो गया है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया, उससे क्या हुआ भाई, हाइपोक्सीमिया हो गया, क्या हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया। देन इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, उससे भाई पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी रेजिस्टेंस बढ़ा। साथ ही साथ क्या हुआ, इंक्रीज, जब पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस हुआ तो उससे क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ा, क्या बढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ा, और उसको क्या कहने लगे हम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो क्या हुआ आपका, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द राइट साइड ऑफ हार्ट, जब राइट साइड हार्ट के क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट फेल्योर। ठीक। नेक्स्ट, अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो भाई जो क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस में क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहला तो देखने को मिलता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मींस, भाई पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगे। ठीक। दूसरा, भाई म्यूकस का प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बना रहा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी, इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, तो अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा तो क्या होगा, वहां पे पस का फॉर्मेशन भी होगा, क्या होगा, पस का फॉर्मेशन भी होगा। तीसरा आप देखें तो तीसरे में क्या, आपको हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों साथ ही साथ देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों साथ ही साथ देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवर प्रोडक्शन करेंगे, किसका भाई, ये किसको कॉज करेंगे, ओवर प्रोडक्शन को कॉज करेंगे भाई। एक तो सेल की साइज बढ़ रही है, दूसरा नंबर भी बढ़ रहा है, तो जब सेल बढ़ेंगी उसका नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। क्लियर, तो ये हमारी मार्फोलॉजी हुई। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एम्फिसेमा की। एम्फिसेमा हम पहले ही बात कर रहे हैं कि परमानेंट enlargement ऑफ एयर स्पेसेस, किसका, परमानेंट enlargement ऑफ एयर स्पेस, एयर स्पेस का परमानेंट enlargement हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, एम्फिसेमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फिसेमा बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी में फिर वही कारण, भाई कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये होता है, तो स्मोकिंग, इनहेल्ड पॉल्यूशन, और कंजेस्टाई कॉन्जेशनल डेफिशिएंसी ऑफ, अच्छा दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीज एंजाइम, या इसी को हम बोलते हैं अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, क्या बोलते हैं, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। ठीक। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस अगर हम इसका देखें कि भाई पैथोजेनेसिस आखिरकार कॉज कैसे हो रहा है, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है, और स्मोकिंग की जब बहुत टाइम से वो स्मोक कर रहा है तो क्या होगा भाई, उसकी ब्रोंकाइल में क्या हो जाएगा भाई, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन जो हुआ है ये किसको लीड करेगा भाई, इंक्रीज करेगा कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कौन से, जैसे ल्यूकोट्राइंस, इंट्राल्यूकिन, ल्यूकोट्राइंस और इंट्राल्यूकिन, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, इनको जब बढ़ाएगा, इनको जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी सेल्स, जो इंफ्लामेटरी सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, या न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दो तरीके के रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे हमको, कौन कौन से, एक तो रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज को रिलीज करेगा जो कि ऑक्सीजन से क्या कर पाए, रिएक्ट कर पाए। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीएज, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज का इम्बैलेंस हो जाएगा, किसका, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज का इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसे भाई, इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीएज और डिक्रीज हो जाएगा एंटी प्रोटीएज। ठीक है, एंटी प्रोटीएज।
अच्छा, यहाँ पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है, इसकी डेफिशिएंसी से ये इम्बैलेंस हुआ है। ये होता क्या है, ये एंजाइम होता है जो कि आपका लिवर में प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, आपके लंग्स के किसी भी पार्ट में ये क्या है, इन्फ्लामेशन से इसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिएगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कोई भी पार्ट हो लंग्स का, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशंस बनी, तो इन कंडीशंस से क्या हुआ, एल्वुलर वॉल क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया, एल्वुलर वॉल जो है, एल्वुलाई की जो बॉल है वो क्या हो गई, कि डिस्ट्रक्शन हो गई। एक और चीज होती है, स्मोकिंग से डायरेक्ट इन्फ्लामेशन रिएक्शन ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ना होके क्या हो सकता है, वो डायरेक्ट ट्रिगर कर सकता है किसको, रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। किसको, रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट, ये उसी का बताया गया है कि भाई आप स्मोक कर रहे हो, उसमें टोबैको होता है। तो ये पूरा मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको ये चीजें बताई हैं, और ये फिर से उसी का फ्लो चार्ट है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रोटीएज, a proteolytic enzyme that break down the elastic tissue of alveolar wall। जो प्रोटीएज होता है, जो एंजाइम प्रोटीओज होता है, वो क्या करता है, जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई के इलास्टिक टिश्यू को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय, और जब ब्रेक डाउन करता है तो बनता क्या क्या है भाई, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ठीक, एंटी प्रोटीएज क्या है, एंटी प्रोटीएज, एंटी प्रोटीएज मतलब अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन इन विच प्रोटीएज नॉर्मली प्रेजेंट इन सीरम टिश्यू फ्लूइड और मैक्रोफेजेस। किसमें प्रेजेंट होता है भाई, ये सीरम में, टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड में और मैक्रोफेजेस। ठीक, और ये क्या करता है, अगर हम बात करें एंटी ट्रिप्सिन की, तो ये इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये कुछ टाइप्स हैं आपके एम्फीशेमा के, इनको इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसी के बारे में है, एक और टाइप होता है। ठीक है, ये तो ये उसी के बारे में, क्लियर। एम्फीशेमा की मार्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मार्फोलॉजी में हिस्टोरिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो लार्ज एयर स्पेस, ठीक है, फिर लॉस इलास्टिसिटी, एयर स्पेस लार्ज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई इनिशियली वो डायलेट कर देता है, और इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, लेकिन ठीक है। रिड्यूस रेडियल ट्रैक्शन, ठीक है, ऑन द स्मॉल एयरवेज। भाई जब फैल गया है एल्वुलाई, तो अब वहां पे एयर अंदर बाहर होगी, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, एल्वुलर कैपिलरीज का ये डिमिनिश्ड हो जाता है, तो कैपिलरीज हैं वो आपकी डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, ये आपका ग्रॉस फीचर्स हैं ना, क्या है, ग्रॉस फीचर्स हैं। नेक्स्ट, पल्मोनरी emphysema, there is marked enlarge of the ear species with destruction of alveolar septum but without fibers, not the presence of black anthracotic pigment। ये बताया गया है कि भाई मार्फोलॉजी में अगर देखेंगे तो ये जो पिगमेंट दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है, लार्जमेंट दिख रहा है। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स में वही फीचर्स हैं जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, है ना, डिस्पेनिया, बैरल चेस्ट इंक्रीज, एंटीरियो पोस्टीरियो डायामीटर ऑफ चेस्ट, चेस्ट का डायामीटर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई, उसका रीजन है, ईयर ट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा। हाइपर सीक्रेशन ऑफ विसाइड कंसंट्रेशन
इन स्मॉल एयरवेज में हाइपर सीक्रेशन होगा। ठीक है, पेशेंट आर नॉन पिंक पफर। ठीक है, वो पिंकिश दिखने लगेगा, हल्का हल्का पिंक कलर आने लगता है स्किन का। यूजुअली कोएग्जिस्ट विथ, देखो ये पॉइंट आ गया फिर से भाई, ये किसके साथ कोएग्जिस्ट करता है? क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस के साथ। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं भाई? देखो अभी हमने पढ़ा था, कोर पल्मोनेल डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी अगर फिर से डिस्टर्ब हुआ रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये चीजें हैं, है ना। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या? ब्रोंकी एक्टेसिस। क्या? ब्रोंकी एक्टेसिस क्या आ जाता है? ब्रोंकी एक्टेसिस। ब्रोंकी एक्टेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आ जाएगा? परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। भाई परमानेंट, अभी तक किसकी बात कर रहे थे एम्फिसेमा में? हम किसकी बात कर रहे थे? एल्वुलाई की। किसकी बात कर रहे थे? एल्वुलाई की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। किसकी? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। caused by destruction of the smooth muscles and supporting elastic tissue। किसको भाई डिस्टर्ब करेगा? किसको डैमेज करेगा? स्मूथ मसल्स और आपके सपोर्टिंग जो इलास्टिक टिश्यू है। ठीक, ब्रोंकाइल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम पहले बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स में टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम और इज एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। भाई ये क्या है? जो डायलेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या करेगी? डैमेज करती जाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट प्राइमरी डिसऑर्डर। ये प्राइमरी डिसऑर्डर नहीं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं होता है, पहले कुछ और प्रॉब्लम हुई रही होगी ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, तब जाके ये कॉज होगा। इट इज ऑलवेज अकर सेकेंडरी, हमेशा ये सेकेंडरी डिसऑर्डर होता है टू वैरायटी ऑफ कंडीशन, कई वैरायटी हो सकती हैं। ठीक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक तो लोकलाइज्ड होता है, दूसरा सिस्टमिक होता है। लोकलाइज्ड में भाई ट्यूमर हो सकता है, फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, म्यूकस इंफेक्शन हो सकता है, और सिस्टमिक में क्या हो सकता है? ब्रोंकाइल अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकिटाइटिस हो सकता है। ठीक, फिर ये कंजेस्टियल और हेरिडिटरी। भाई ये जेनेटिकल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, जैसे कंजेस्टल ब्रोंके ब्रोंकेक्टिसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्राइमरी सिलियरी, है ना, डिस्किनेसिया। ठीक, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सपोर्टिव भी रहते हैं कुछ। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, इसमें दो तरीके के सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। एक तो कार्टेंजर सिंड्रोम देखने को मिलता है। कार्टेंजर थ्योरी पढ़ लेना आप। कार्टेंजर सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, है ना? जो जैसे अब हमारी नोज होती है, नोज जो है उसमें हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर्स का काम क्या है? ये जो बाहरी डस्ट है, जो पॉल्यूशंस है, उनको अंदर जाने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक, वैसे ही हमारी जो लंग्स की एल्वुलाई होती, सॉरी, लंग्स की जो ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हेयर्स का काम क्या है कि जो भाई ब्रोंकाई में, जो ब्रोंकाई में आपकी क्या हो रही हैं, म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, उस म्यूकस को क्या करें? मूव करवा सके, आगे मूव करवा सके, ताकि वहां पे म्यूकस इकट्ठा ना हो। तो इस केस में, इस सिंड्रोम में क्या होता है? जो सिलिया होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इमोटा इमोटाइल। क्या हो जाती हैं? इमोटाइल का मतलब क्या हुआ? मूव नहीं कर रही हैं अब वो। क्या नहीं कर रही हैं? मूव नहीं कर रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में इट कॉज मेल फंक्शन। देखो मेल फंक्शन का मतलब भी वही होता है। ठीक, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड क्या है आपका सिंड्रोम? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? एन इनहेरिटेड डिसीज कॉज
sticky mucus secretion to build up in lungs and digestive tract causing bronchiectasis। भाई अगर कोई ऐसी कंडीशंस बन रही है, इनहेरिटेड कोई ऐसी डिसीज है, जेनेटिकली कोई ऐसी डिसीज है जिसमें स्टिकी या म्यूकस का सिक्रेशन बिल्ड हो रहा है, तो लंग्स के साथ साथ वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पहुंचता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ब्रोंकी एक्टेसिस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकी एक्टेसिस। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि आपको अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस को चेक करना है, टेस्ट करवाना है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सोडियम टेस्ट। क्या बोलते हैं? सोडियम टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस इसके 3 स्टेप्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया हमारी बॉडी में, क्या किया? एंटर किया, और वो क्या करने लगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगा। क्या करने लगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने लगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज किया तो उसके बाद क्या हुआ? जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है, भाई जो सिलिया, जो हेयर्स थे, वो क्या कर रहे थे? म्यूकस का क्लियरेंस कर रहे थे, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है। म्यूकस स्टेसिस एंड एक्यूमुलेशन विच इन टर्न फर्दर मेक द एयरवेज ससेप्टेबल। भाई जो म्यूकस है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, और जो एयरवेज है वो क्या हो जाएगा? ससेप्टेबल हो जाएगा माइक्रोबियल क्लोनाइजेशन के लिए। किसके लिए? माइक्रोबियल क्लोनाइजेशन के लिए, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वो ससेप्टेबल हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 4 माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगेगी वहां पर। तीसरे स्टेप में क्या होगा? परसिस्टेंस ऑफ दी पैथोलॉजी विथ सुपर सुप्राएडेड इन्फेक्शन। क्या? परसिस्टेंट, अगर यही कंडीशन बनी रही तो सुप्राएडेड इन्फेक्शन होगा, जिससे क्या होगा? ये लीड करेगा विशियस सर्कल इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज को। किसको करेगा भाई? ये लीड टिश्यू डैमेज, इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज को। फोर्थ स्टेप, इन्फ्लामेटरी डैमेज टू दी ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेटरी डैमेज हुआ, will leads to irreversible dilation, loss of elasticity of alveoli। जब वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया तो ये irreversible डायलेशन कॉज करेगा। किसको? आपके एल्वुलाई को, और लीड टू ब्रोंकिएक्टेसिस। किसको? इसको लीड करेगा, किसको कॉज करेगा? ब्रोंकिएक्टेसिस को। क्लियर? नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो भाई सीवियर परसिस्टेंट कफ, कफ आएगा सेप्टम में। ठीक है। एंड समटाइम ब्लड भी आ सकता है। ठीक है। क्लियर? क्लम्बिंग फिंजर्स देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरकैप्निया देखने को मिलेगा। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी फंक्शन डेवलप होंगे, लंग्स ऑब्सेस होगा, और रेयर कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? मेटास्टेटिक ब्रेन एब्सेस होगा। कुछ केसेस में ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गए। मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी में क्या है भाई? डायलेटेड एयरवेज अप टू 4 टाइम रीचिंग द एलुरा। भाई ये इतना डायलेट होता है, इतना डायलेट होता है कि ये नॉर्मल से 4 टाइम ज्यादा डायलेट हो जाता है। जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, देखो ये डायलेटेड वाला एरिया देख सकते हो आप। ठीक। और फाइब्रोसिस होता है, फाइबर से इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कॉज हो जाता है आपका क्या? ब्रोंकाई ब्रोंकिएक्टेसिस। क्या कॉज हो जाता है? ब्रोंकिएक्टेसिस। ये एक पेशेंट का क्या है? आपका चेस्ट रेडियोग्राफ है। चेस्ट रेडियोग्राफ, इसमें आप जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ये फाइब्रोसिस देखने को मिल रहा है, ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये बॉल्स के बारे में बताया गया है, किसके? ब्रोंक्यूल्स के बॉल्स के बारे में, कि नॉर्मल में आप देख रहे हैं म्यूकस ये है। ये क्या है? जो किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है? म्यूकस है। ठीक है। और ये जो एरिया दिख रहा है, कौन सा?
ये जो एरिया दिख रहा है इतना बड़ा, ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, आपका पैसेज है, रास्ता है एयर का निकलने के लिए। अब आप देखिए इसमें जो एरिया दिख रहा है वो ये है, ठीक है, पैसेज जो है वो ये है। और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये क्या है सारा, ये सारा क्या है, म्यूकस है। क्या है ये, म्यूकस भरा हुआ है, म्यूकस का इतना प्रोडक्शन हुआ। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारी मसल्स हैं जो कि डायलेट हो, सॉरी, थिक हो रही हैं, ठीक है, क्या हो रही हैं, थिक हो रही हैं। और ये यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये सिलिया प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलिया लॉस हो गया है, तो ये ब्रोंकी एक्टिसिस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट करके जरूर। ठीक है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।